हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया अक्टूबर माह का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का पूरा उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें इसमें। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। अगर आपको और भी किसी विषय का वीडियो आंसर चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके देखकर लिख सकते हैं। तो प्रश्न 1 है, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए, यह कैसे एक आधिकारिक प्रतियोगिता से भिन्न है। उत्तर है, एकाधिकार तब कहा जाता है जब कोई फर्म किसी उत्पाद का एकमात्र निर्माता या विक्रेता होता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। इस परिभाषा में 3 बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। यदि एकाधिकार होना है तो सबसे पहले किसी उत्पाद का एकल निर्माता या विक्रेता होना चाहिए। एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में अंतर। एकाधिकार एक प्रकार की अपूर्ण प्रतियोगिता है जिसमें एक कंपनी और उसके उत्पाद क्षेत्र या उद्योग पर हावी होते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक ही उत्पाद के लिए बाजार में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता है। किसी भी प्रतियोगी की अनुपस्थिति के कारण एकाधिकार एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी का आनंद लेते हैं। वे उत्पाद की बिक्री को जानकर उत्पाद की कीमत को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रवेश के उच्च अवरोध के कारण प्रतियोगी बाजार में प्रवेश करने में असमर्थ है। संगठन अपने निपटान में संसाधनों के कारण अपनी इच्छा से कीमतों में बदलाव कर सकता है और इस तरह छोटे पैमाने के निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा को मार सकता है। एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता एक प्रकार की अपूर्ण प्रतियोगिता है जहां बाजार में ऐसे कई विक्रेता होते हैं जो एक ही उद्योग में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। वे अपने उत्पादों को स्थान देते हैं जो मूल उत्पाद के निकट विकल्प हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में प्रवेश और निकास की बाधाएं तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए कीमतों में कटौती की पेशकश करके अपने उत्पादों को अलग अलग करने की कोशिश करती हैं। ऐसे उद्योगों के उदाहरण होटल, ई-कॉमर्स स्टोर, रिटेल स्टोर और सैलून हैं। प्रश्न दूसरा है, एक फर्म को कीमत स्वीकारा कब कहा जाता है। उत्तर है, फर्म को कीमत लेने वाला कहा जाता है जब उसे बाज़ार की मांग और बाज़ार की आपूर्ति द्वारा निर्धारित मूल्य को अपनाना होता है। एक कीमत लेने वाला कंपनी है जिसे बाज़ार में मौजूदा कीमतों को स्वीकार करना चाहिए। बाज़ार में हिस्सेदारी की कमी के कारण बाज़ार मूल्य को अपने दम पर प्रभावित करना चाहिए। सभी आर्थिक प्रतिभागियों को पूर्ण इस प्रतिस्पर्धा के बाज़ार में मूल्य लेने वाला माना जाता है। यह जिसमें सभी कंपनियों एक समान उत्पाद बेचती हैं। प्रवेश या निकास के लिए कोई बाधा नहीं है। प्रत्येक कंपनी का अपेक्षाकृत छोटा बाज़ार हिस्सा है और सभी खरीदारों के पास पूर्ण है। बाज़ार की जानकारी यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को और ऋण और इक्विटी बाज़ारों में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए सही है। शेयर बाज़ार में व्यक्तिगत निवेशकों को मूल्य लेने वाला माना जाता है, जबकि बाज़ार निर्माता वे होते हैं जो एक सुरक्षा में बोली और प्रस्ताव निर्धारित करते हैं। हालांकि मार्केट मेकर होने का मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मनचाही कीमत तय कर सकते हैं। बाज़ार निर्माता एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं और आपूर्ति और मांग जैसे बाज़ारों के आर्थिक कानूनों में विवश हैं। प्रश्न तीसरा है, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, जब कोई बाज़ार संतुलन में होता है तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत समान रहती है। संतुलन वह कीमत है जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा मांग की गई मात्रा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। जब या तो मांग या आपूर्ति में परिवर्तन होता है, हालांकि संतुलन कीमत और मात्रा भी बदल जाएगी। ये है मांग और आपूर्ति में कमी के 3 मामले। पहला, जब मांग और आपूर्ति दोनों समान अनुपात में घटते हैं तो कीमत समान रहेगी लेकिन संतुलन मात्रा घट जाएगी।
दूसरा, जब मांग में कमी आपूर्ति में कमी से अधिक होती है तो संतुलन मात्रा और कीमत दोनों में कमी आएगी। जब मांग में कमी आपूर्ति में कमी से कम होती है तो संतुलन कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। बी, मांग और आपूर्ति में वृद्धि के 3 मामले। जब मांग और आपूर्ति में वृद्धि बराबर होती है तो संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी लेकिन संतुलन कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। जब मांग और वृद्धि में आपूर्ति में वृद्धि से अधिक होती है तो संतुलन कीमत के साथ साथ मात्रा में भी वृद्धि होती है लेकिन मात्रा में वृद्धि संतुलन कीमत में वृद्धि से अधिक होती है। तीसरा, जब मांग में वृद्धि आपूर्ति में वृद्धि से कम होती है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। प्रश्न चौथा है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूरे बाजार में समान वस्तु बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तथा उस वस्तु का क्रय विक्रय एक ही कीमत पर होता है। एक समय विशेष पर इस अवस्था में व्यक्तिगत फर्मों एवं क्रेताओं के मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। इस बाजार अवस्था में यातायात लगाने शून्य होती है और एवं साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। नई फर्मों के प्रवेश तथा पुरानी फर्मों में बहिर्गमन में कोई रुकावट नहीं होती है। यदि इन विशेषताओं पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक जीवन में ये स्थितियाँ देखने को नहीं मिलती। यह स्थिति एक आदर्श स्थिति हो सकती है लेकिन वास्तविक जीवन में इसका पाया जाना असंभव है। इसी कारण पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को एक काल्पनिक स्थिति माना जाता है। इसके अध्ययन का सैद्धांतिक महत्व हो सकता है लेकिन कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर्गत मूल्य निर्धारण से हमें यह भी जानकारी हो जाती है कि अपूर्ण प्रतियोगिताओं में क्यों तथा कैसे मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में ज़्यादा होता है। प्रश्न 5वां है, अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए। अल्पकाल से तात्पर्य समय की उस अवधि से है जिनमें वस्तु की पूर्ति को उसकी मांगों के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता है। बाजार मूल्य का निर्धारण वस्तु की मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। अल्पकाल में जिस मूल्य पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वही बाजार मूल्य कहलाता है। इस प्रकार एक ग्राफ बनाना है हमको। अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण। अति अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कुल पूर्ति स्थिर रहती है। अति अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। इस दृष्टि से नाशवान वस्तुओं में अति अल्पकाल या बाजार अवधि प्रायः एक दिन तथा टिकाऊ वस्तुओं की बाजार अवधि कुछ दिन या कुछ सप्ताह होती है। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। प्रस्तुत रेखा चित्र में पूर्ति स्थिर होने के कारण पूर्ति रेखा SQ को एक खड़ी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। OQ पूर्ति स्थिर है। मांग रेखा DD है। मांग तथा पूर्ति रेखा एक दूसरे को P बिंदु पर काट रही है अतः वस्तु की कीमत PQ निर्धारित होती है। यदि मांग बढ़कर D1 हो जाती है तो कीमत बढ़कर PQ हो जाती है। यदि मांग घटकर D2 हो जाती है तो कीमत घटकर P1Q हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और ऐसे ही सभी विषयों के असाइनमेंट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।